Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start SST Chapter 6, The Age of Reorganization, Part 2. So let's start from page number 126. लाइफ अंडर द सतवाहनास। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि सतवाहनास के अंडर लोगों की जो लाइफ थी वो कैसी थी। इन द सतवाहना ट्रेडिशन प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। कि सतवाहना ट्रेडिशन में क्या होता था कि जो प्रिंस होता था उसके नाम से पहले किनका नाम लगता था, उनकी मदर का नाम लगता था। दस गौतमी पुत्रा सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर गौतमी बालाश्री। सो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे तो उनके नाम से पहले उनकी माता का नाम गौतमी बालाश्री आता है, मतलब गौतमी आता है, उसके बाद उनका नाम सतकर्णी आता है। शी वॉज अ पावरफुल क्वीन हु डोनेटेड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो वो जो गौतमी बालाश्री थी वो एक पावरफुल क्वीन थी जिन्होंने कि जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको लैंड डोनेट की थी। एंड हैड एन इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कार्व्ड इन नासिक। और उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। कहाँ पे है ये? नासिक में। शोइंग हर इन्फ्लुएंस इन द किंगडम, जो कि किंगडम में उनके इन्फ्लुएंस को शो करता है, दर्शाता है। द सतवाहनास वर devout followers of Vasudeva, another name for Krishna। कि जो सतवाहनास थे वो बहुत बड़े वसुदेव के फॉलोअर्स थे। वसुदेव कौन है? कृष्णा का ही दूसरा नाम है। ऑल्दो दे ऑल्सो पैट्रनाइज्ड अदर स्कूल्स ऑफ थॉट। इसके अलावा क्या किया इन्होंने? जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको भी संरक्षण दिया। विच फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर रूल, जो कि उनके रूल्स के ड्यूरिंग क्या हुए? फ्लरिश हुए। फॉर इंस्टेंस Satvahana's kings often granted tax-free agriculture land to Vedic scholars, Jainas and Buddhist monks, helping them to pursue their studies and practices. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए कि जो सतवाहना किंग्स थे वो क्या करते थे? टैक्स फ्री लैंड उन्हें जो भी वैदिक स्कॉलर्स थे, जैनिज्म के थे या बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको क्या करते थे? टैक्स फ्री वो लैंड देते थे ताकि वो उस पर एग्रीकल्चर कर सके और क्या कर सके? अपनी स्टडीज कर सके कंप्लीट, और वो अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सके। इन द 3rd century CE, the Satvahana Empire fragmented into smaller independent kingdoms। कि क्या हुआ? 3rd century CE में सतवाहना का जो किंगडम था वो फ्रेगमेंटेड हो गया, मतलब विखंडित हो गया, इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स है उनमें वो विघटित हो गया, विभाजित हो गया। सेवरल फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन बीइंग वीक सेंट्रल पावर। तो क्या हुआ था कि जो ये छोटे छोटे इनके टुकड़े हुए किंगडम के, तो उससे इसके लिए बहुत सारे रीजन रहे होंगे, और इनमें से मेन रीजन क्या था कि जो सेंट्रल पावर थी वो वीक पड़ गई थी। एंड अ ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन, और धीरे धीरे क्या हुआ? इकोनॉमिक डिक्लाइन भी होता गया। जब आप इकोनॉमिक वे में अगर आप वीक हो जाते हो तो आपकी जो पावर है वो धीरे धीरे क्या होती है? वो डिक्लाइन होती जाती है। जब आपके पास पैसा ही नहीं तो आप किसी किंगडम को कैसे रन करोगे? वंस अगेन दिस विल paved the way of regional powers to assert or reasserted their dominance and establish new kingdoms। इससे क्या हुआ कि जो रीजनल पावर्स थी उनको दोबारा से राइज होने का मौका मिला और उन्होंने खुद को रीएसिस्टेड किया, पुनः खुद को एस्टेब्लिश कर लिया, और उससे क्या हुआ? नए किंगडम एस्टेब्लिश हुए। कमिंग ऑफ द छेदिस। अब हम पढ़ेंगे छेदिस के बारे में। Let us go back a little, कि अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। Do you remember the Kalinga war mentioned in the previous chapter? क्या आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में हमने कलिंगा वॉर के बारे में पढ़ा था? कलिंगा वॉर में कौन था मेन? अशोका। जिसके बाद अशोका ने क्या किया था? पूरा वायलेंस को
छोड़ दिया था, नॉन वायलेंस का उसने जो पाथ था उसको उसने एक्सेप्ट किया था और बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको क्या किया था, स्प्रेड किया था. ओके. After the decline of the Maurya Empire, Kalinga rose as a prominent power under the kings of the Chedi dynasty. तो क्या हुआ, जब आपको पता है अशोका के बाद जितने भी उसके सक्सेसर थे वो वीक थे, तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर का क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था. तो उस टाइम में क्या हुआ, कलिंगा एक प्रोमिनेंट पावर के रूप में उभर के सामने आया, मतलब मेन पावर के बन के वो सामने आया अंडर द किंग्स ऑफ द छेदी डायनेस्टी. किस किंग के अंडर वो प्रोमिनेंट पावर में आया, छेदी डायनेस्टी के राजाओं के टाइम में. खारवेला वन ऑफ देयर मेन रूलर्स. जो खारवेला था वो किसका रूलर था, मेन छेदी डायनेस्टी का. वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ जैन टीचिंग्स. अब वो क्या था, जैन टीचिंग का फॉलोअर था. ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राजा, और कई बार उसे क्या बोल दिया जाता था, भिक्षु राजा और मॉन्क किंग. और मॉन्क किंग भी उसे कहा जाता था. किसको कहा जाता था, भिक्षु राजा एंड मॉन्क किंग. अंडरलाइन दोज वर्ड्स, भिक्षु राजा और मॉन्क किंग, ये कहा जाता था खारवेला को. खारवेला कौन था, छेदी डायनेस्टी का एक मेन रूलर. क्लियर. ऑल्दो ही रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट्स. इसके अलावा जैनिज्म का तो वो फॉलोअर था ही, इसके अलावा जो बाकी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे उसकी भी उसने रिस्पेक्ट की. नियर भुवनेश्वर द फेमस उदयगिरी खांडागिरी केव्स लकीली डेवलप्ड फॉर जैन मॉन्क्स. कि जो उदयगिरी की खांडागिरी केव्स है वो किसके लिए डेवलप की गई थी, जैन मॉन्क्स के लिए. फीचर इंट्रिकेट पैनल एंड स्टैचूज एंड स्पीशियस रूम कार्व्ड इनटू द रॉक. अब क्या था उसमें, वहाँ पे क्या, एक रॉक, एक चट्टान को काट के उसके अंदर स्पेशियस रूम बनाए गए थे. इंट्रिकेटेड जो क्या थे, पैनल्स बनाए गए, स्टैचूज बनाए गए, वो एक रॉक को काट के बनाए गए हैं. ठीक है. शो केसिंग द स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन, जो कि क्राफ्ट्समैन की स्किल्स को शो करता है. अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, रूम्स बनाते हैं, कैसे करें, ब्रिक्स एंड सैंड्स को यूज़ करते हैं, फिर उसमें ब्रिक्स के एक के ऊपर एक ब्रिक्स को हम रखते हैं, उसके बाद वो हमारे वॉल्स बनती है. बट इसमें क्या था, एक बहुत बड़ी रॉक है, उसको काट काट के उसके अंदर ही स्टैचूज बनाए गए, उसी को काट काट के अंदर एक पत्थर को काट के उसी के अंदर स्पेशियस रूम्स बनाए गए. तो ये क्या करता है, क्राफ्ट्समैन की स्किल्स को भी शो करता है. द डिज़ाइन एंड क्राफ्ट्समैनशिप of these caves make them notable example of rock cut architecture, a style of architecture that we will turn to in the higher classes. ठीक है, कि जो ये रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका ये बहुत ही नोटेबल एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है. इसमें क्या हुआ, क्राफ्ट्समैन की स्किल्स को दिखाया का हमें पता चलता है कि कैसे एक रॉक को काट काट के उसमें रूम्स बनाए गए हैं, उसमें पैनल्स बने हैं, उसमें स्टैचूज बने हैं. तो अब ये जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, उसको डिटेल में हम आगे हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे. वन ऑफ द केव्स prominently displays the Hathi Gumfa inscription written in Brahmi script, which records King Kharvela's accomplishment year after year, including his various military campaigns and his benevolent work for the welfare of his people. कि इन जितने भी क्या है केव्स हैं उनमें से एक है प्रोमिनेंट डिस्प्ले द हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन. तो इन केव्स में से एक में क्या लिखा गया है, हाथी गुम्पा का इंस्क्रिप्शन है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और जिसमें किस चीज़ का रिकॉर्ड है, उसमें किंग खारवेला के जो ईयर आफ्टर ईयर जो उन्होंने अचीवमेंट उसने अचीव की थी उनके बारे में है, और साथ में उन्होंने जितनी भी मिलिट्री कैंपेन्स किए थे जिनमें उनकी जीत हुई थी उसके बारे में उसमें लिखा है. एंड हिज बेलोवेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए जो भी काम किए थे उसके बारे में जो हाथी गुम्पा का जो इंस्क्रिप्शन उसमें लिखा गया, मतलब उनका रिकॉर्ड उसमें हमें मिलता है. Kharvela also proudly declares
that he created a council of ascetic and sage from 100 regions and is accomplished in extraordinary virtue, respecter of every sects and repairer of every temples. तो क्या है, खारवेलाज प्राउडली डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, 100 रीजन में 100 क्षेत्रों में क्या किया था, काउंसिल क्रिएट की थी, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की काउंसिल क्रिएट की थी। और वो क्या, उनको क्या किया था, अकम्प्लिश्ड, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चू एंड रिस्पेक्ट ऑफ एवरी सेक्ट, और उन्होंने क्या किया था, सबको रिस्पेक्ट की थी, जितने भी सेक्ट्स थे, जितने भी साधु संत थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड थे, और मंदिरों का उन्होंने पुनः निर्माण किया था, मतलब मंदिर जो टेम्पल्स थे उनको रीअपेयर किया था, उनकी रिपेयर हुई थी। वंस अगेन अ रूलर टेक्स प्राइड इन एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट। तो क्या है, वो उन्हें जो रूलर्स थे वो इस चीज़ पे भी गर्व करते थे कि उन्होंने सभी स्कूल्स ऑफ थॉट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। दिस इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ व्हाट वी मे कॉल द इंडियन एथोस, कि ये क्या है, जिसको हम इंडियन एथिक्स बोलते हैं या एथोस बोलते हैं, हमारी जो इंडियन जो भारतीय संस्कृति है उसका एक फंडामेंटल राइट है कि हम जितने भी हमारे पास स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनकी हम रिस्पेक्ट करें, और उन सब में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छी अच्छी जो उनकी टीचिंग्स हैं, बेस्ट टीचिंग्स हैं, उनको हम क्या करें, उनको हम अपनाएं। किंगडम्स एंड लाइफ इन द साउथ। अब हम स्टडी करेंगे कि साउथ में किंगडम्स कैसे थे और उनमें लाइफ कैसी थी। In India's southern region, this period between the 2nd or 3rd century BCE and the 3rd century CE saw the rise to prominence of three powerful kingdoms। कि जो southern region था between the 2nd और 3rd BCE to 3rd century CE, इसमें क्या देखा गया, प्रोमिनेंस ऑफ 3 पावरफुल किंगडम्स की। इस टाइम में 3 पावरफुल किंगडम्स का राइज हुआ। अभी 3 किंगडम्स थे, द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास। 3 किंगडम कौन से थे पावरफुल किंगडम्स, अंडरलाइन द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास, which often competed with each other for control over the south। जो कि आपस में हमेशा compete करते रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, ताकि वो साउथ में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके, while also contributing to the region's growth in trade and culture। इसके साथ साथ उन्होंने रीजन की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। लेट्स रिमेंबर how Ashoka's empire stopped at those South Indian kingdoms, which he mentioned in his edicts। तो अब आपको अभी याद होगा कि अशोका का जो एम्पायर था वो सदर्न एरिया में नहीं जा पाया था, तो वहाँ पे इन राजाओं ने इनको रोका था, जो कि अशोका ने अपने एडिक्ट्स में भी मेंशन किया है, which suggests that they remained independent even at the height of मॉडर्न पावर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न पावर जब अपनी हाइट पे थी, अपनी चरम सीमा पर थे, उस टाइम में भी ये जो किंगडम्स थे ये इंडिपेंडेंट ही थे। एंड ऑल्दो खारवेलास क्लेम दैट ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ साउथ इंडियन किंग्स दैट थ्रेटन्ड हिज ओन टेरिटरी। क्या बोल रहे हैं कि जो खारवेला है उन्होंने भी क्लेम किया था कि उसे साउथ में साउथ के किंगडम्स की अलायंस ने उसको डिफीट किया था, मतलब जो साउथ के जो राजा थे उनका एक संघ था, उन्होंने उसे खारवेला को भी डिफीट किया था, और वो जो किंग्स थे वो उसकी टेरिटरी के लिए क्या थे, खतरा थे। किसकी टेरिटरी के लिए, खारवेला की टेरिटरी के लिए। खारवेला कौन था, अभी हम पढ़ के हटे हैं। द लोकेशन ऑफ द बैटल इज अननोन। अब वो लड़ाई खारवेला और जो ये साउथ इंडियन किंग्स थी वो किस जगह पे हुई थी इसके बारे में हमें नहीं पता। एंड ही डज नॉट सीम टू हैव इन्वेडेड द सदर्न रीजन, और हमें ये भी नहीं पता कि आक्रमण कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है।
That period saw the advent of many poets whose work collectively known as संगम literature. अब इस पीरियड में क्या हुआ, बहुत से पोएट्स का उदय हुआ जिनके वर्क्स को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है. डिफाइंड द एंटायर इरा, जो जिसमें कि संगम लिटरेचर में क्या है, एंटायर इरा को डिफाइन किया गया है. इट केम टू बी नोन एज द संगम एज, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, संगम एज के नाम से भी जाना जाता है. द वर्ड संगम इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत संघा विच ट्रांसलेट टू एसोसिएशन एंड कमिंग टुगेदर. कि जो ये संगम वर्ड है वो कहाँ से आया है, संस्कृत के संघा शब्द से आया है, जिसका मतलब है एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड कमिंग टुगेदर, जो कि एक साथ इकट्ठे हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफरिंग टू एन असेंबली ऑफ द पोएट्स. तो इसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग हुआ इसका, एसोसिएशन या संघा का या संगम का, कि ये क्या थी, असेंबली ऑफ पोएट्स थी, पोएट्स की असेंबली थी. द संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का ये क्या है, ओल्डेस्ट लिटरेचर है. कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शंस और anthologies of poem and is much consulted by historians who investigate the society and culture of the times. तो क्या है, संगम लिटरेचर क्या है, ओल्डेस्ट है, और ये कंसिस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, इसमें क्या है, बहुत सारी पोएम्स है. ठीक है, और इसको कौन कंसल्ट कर रहे हैं, इसको उन्होंने उन हिस्टोरियंस ने कंसल्ट किया है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. ठीक है, जानकारी या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे उस टाइम की सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में. प्राइमरीली संगम पोएट्री एक्सप्रेसेस विद ग्रेट स्किल एंड डेलिकेसी पर्सनल इमोशंस एंड सच एज लव और सोसाइटल वैल्यूज लाइक हेरोइज्म एंड जेनेस्टी. तो क्या है कि प्राइमरीली संगम पोएट्री क्या कैसे एक्सप्रेस करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल इमोशंस जैसे कि लव एंड जो सोशल वैल्यूज होती है लाइक हीरोइज्म एंड जेनेस्टी को एक्सप्रेस करती है, एक्सप्लेन करती है. द चोलास. द संगम्स रेफर टू 3 crowned kings, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास. कि जो संगम से वो क्या किनको रेफर करते हैं, 3 क्राउन किंग्स को रेफर करते हैं. इसमें आता है द चोलास, चेरास एंड पांड्यास. द चोलास वर अ पावरफुल डायनेस्टी दैट रूल्स पार्ट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द 3rd century BCE टू द 13th century CE. कि जो चोलास डायनेस्टी थी वो एक पावरफुल डायनेस्टी थी जिन्होंने साउथ इंडिया के पार्ट्स पे क्या किया, रूल किया. कब से कब तक, 3rd century BCE से लेके 13th century CE तक. द चोला किंग करिकला इज सेड टू हैव डिफीटेड अ कंबाइंड फोर्स ऑफ द चेरास एंड द पांड्यास एंड एस्टेब्लिश्ड हिज सुप्रीमेसी. तो अब जो चोला किंग था करिकला, उसको किसने हराया था, उसको हराया था कंबाइंड फोर्स थी चेरास एंड पांड्यास की. उन्होंने मिलके हराया था चोला किंग करिकला को. ठीक है, और उन्होंने फिर अपनी जो सुप्रीमेसी थी वो वहां पे एस्टेब्लिश की थी. करिकला अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. ये करिकला ने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की थी लोगों के बेनिफिट के लिए. Among them is the Kallanai and Grand Anicut, a complex water diversion system located at a geographically strategic point just downstream of the Srirangam Island. कि जो जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनमें से एक प्रोजेक्ट कौन सा था, कल्लनई और ग्रैंड एनिकट. ये क्या था, एक कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम था. मतलब क्या था कि एक रिवर के वाटर को, एक नॉर्मली वाटर जा रहा है, सपोज करो ये रिवर जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से रिवर जा रही है. अब रिवर जा रही है यहाँ से, बट हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है इस एरिया में. तो हम वाटर को क्या करेंगे, रिवर ऐसे जा रही है उसमें से कुछ वाटर को ऐसे डाइवर्ट कर देंगे. ठीक है,
तो इसे कहा जाता है वाटर डाइवर्जन सिस्टम। ठीक है, रिवर को आप यहाँ से यहाँ लाके फिर आगे आप इसको क्या कर सकते हो, अदर एरियाज में इसको डाइवर्ट करके अदर एरियाज को क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। तो ये एक क्या था, कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्जन सिस्टम था। ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेट जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ठीक है, जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ द श्रीरंगम आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड के जस्ट डाउनस्ट्रीम में ये है। इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द कावेरी, कहाँ से वाटर को डाइवर्ट किया, फ्रॉम कावेरी टू द सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कावेरी डेल्टा। कावेरी रिवर का वाटर कहाँ पे डाइवर्ट किया, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कावेरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा के जो सदर्न और सेंट्रल पार्ट था। दिस अनेबल्ड मोर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, इससे क्या हुआ कि ज़्यादा और ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंडर आने लगे। अर्निंग दिस एरिया द नेम राइस बाउल ऑफ द साउथ, और इससे इतनी ज़्यादा अर्निंग होने लगी कि उसे राइस बाउल ऑफ द साउथ कहा जाने लगा। रिस्टोर्ड सेवरल टाइम इन द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता रहा, कई बार उसको रिस्टोर किया गया। इट इज स्टिल इन यूज, और ये आज भी यूज में है। एंड हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल इन तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु के मिलियंस ऑफ पीपल को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग वाटर, कैसे, उन्हें वाटर प्रोवाइड करके फॉर इरिगेशन एंड दस सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन द रीजन। तो क्या वो ये वाटर प्रोवाइड करता है इरिगेशन से, जिससे कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, और इस एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा क्वांटिटी में अब होने लगी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।